Hi everyone, this is CA शिवानी नेजा. I welcome you all to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई हूँ जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए. अगेन दैट इज रिलेटेड टू द इनकम टैक्स. ओके, तो इफ यू नो देयर इज अ न्यू स्कीम दैट इज न्यू टैक्स रेजाइम और वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजाइम. तो एवरीवन इज कंफ्यूज कि हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए, न्यू रिजाइम में जाना चाहिए या ओल्ड रिजाइम में जाना चाहिए. तो आज मैं उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें कौन सा बेनिफिशियल है. ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो. पूरी देखना शुरुआत से लेके एंड तक, तभी समझ में आएगा. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कंक्लूड लाइक विच वन इज गुड फॉर मी. और उसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज आती हैं तो विल डिस्कस आफ्टर दिस कॉल और वीडियो. ठीक है, मैं पर्सनल डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी. आप मुझको उस पर कॉल भी कर सकते हो और उस पर भी पूछ सकते हो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. बहुत इंटरेस्टिंग है. प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, स्किप मत करना. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. ठीक है, और बहुत हेल्पफुल भी होगी. माइट बी यू विल बी थैंकफुल टू मी आफ्टर दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स सेट कर रखे हैं उसके लिए कि क्या क्या सिनेरियोज आ सकते हैं, और वो भी बजट के अकॉर्डिंग है. जो 2023 का बजट आया था, सॉरी, बजट आया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं. वी आई हैव 4 एग्जाम्पल्स. जो उसके अकॉर्डिंग आई विल टेल यू विच वन इज बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, तो कुछ एजम्पशंस हैं जो एग्जाम्पल 1 और 2 में मैं स्टार्ट करने से बताऊंगी. सो द क्वेश्चन इज आइदर यू शुड गो विद द न्यू रेजाइम वर्सेस ओल्ड रेजाइम, विच वन इज बेनिफिशियल. इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल और क्या बेनिफिशियल रहेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. एग्जाम्पल 1. मेरे एक एग्जाम्पल है जिसमें एक पर्सन है जो 15 लाख रुपए कमाता है सैलरी से. क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि आप बिजनेस से कमाता हुआ या किसी और सोर्स से कमाता हो तो क्या ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा. रहेगा, पर ये एग्जाम्पल उसके लिए नहीं रहेगा. उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट्स करेंगे. ठीक है, तो एक पर्सन है, जो ये वाला एग्जाम्पल है वो बिजनेस वाले बंदे के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, और कोई सी भी सोर्स से कमाए उससे एप्लीकेबल रहेगा. ठीक है, एक बंदा है जिसका 15 लाख का सैलरी कमाता है वो साल का, और उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो दैट मीन जितना उसको 15 लाख का मिल रहा है वही उसका इनकम है, और उसके अलावा कोई और इनकम नहीं है. सबसे पहली बात, कोई और इनकम नहीं है, सैलरी से कमा रहा है, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है. इन्वेस्टमेंट नहीं करता है एज इन क्या, शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में? नो, इट्स लाइक कि जो भी इनकम टैक्स में डिडक्शन अवेलेबल हैं वो नहीं करता है. ठीक है, तो एक तो न्यू रिजाइम है ये सिनेरियो, और ये ओल्ड रिजाइम वाला सिनेरियो. तो हम दोनों सिनेरियो में देखेंगे कि उसके साथ क्या होगा और क्या बेनिफिशियल रहेगा. एक पर्सन है जो सैलरी से कमाता है 15 लाख रुपए, और उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. दैट मीन्स उसका ग्रॉस टीआई मतलब टोटल इनकम उसका जो रहेगा वो 15 लाख रहेगा. उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही ना, सैलरी वाला. तो वो तो कोई मिलने से नहीं रुक सकता. और उसका पीटी अगर कटता है तो 2400, यानी 200 रुपये महीने से यूजुअली कटता है, और वो 12 महीने के लिए 2400 ऐसे आता है. ठीक है, तो 2400 का उसका पीटी मिलता है, तो उसका जो टोटल इनकम हो जाएगा, चूंकि उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो उसका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 14,47,600. ठीक है, अब ओल्ड में जो मेरे स्लैब रेट्स हैं वो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता है, 2.5 से 5 तक 5% लगता है, 5 से 10 लाख का 20% लगता है, और अबव 10 लाख 30% लगता है. तो यानी कि ये मेरे नील रहेगा फर्स्ट वाले लॉट में. सेकंड में देखो, 2.5 लाख पे 5% लग गया, फिर 5 लाख पे 20% लग गया, और चूंकि मेरी 14,47,000 इनकम थी तो -10 लाख कर दिया, बाकी की बची हुई इनकम 4,47,600 पे मेरा 30% लग गया, 1,34,000 यहाँ लग गया मोटा मोटा. ठीक है, फिर मेरा टोटल टैक्स जो आ गया वो 2,40,000 का आ गया. और चूंकि इस पे सेस भी लगता है, मेरा एजुकेशन वाला सेस जो लगता है वो 4% का लगता है, तो मेरे टोटल टैक्स आ गया 2,56,000, 2,56,000 मैंने मोटा मोटा टैक्स पेबल आ गया, और इसी के अकॉर्डिंग मेरा टीडीएस कट के मुझे सैलरी मिलेगा. अब दूसरा सिनारियो क्या होगा, अगर आपने ओल्ड रिजाइन नहीं चूज करा होता, आपने न्यू रिजाइन किया होता तो क्या होता. ठीक है, वेट, मैं बैटरी लगा लेती हूँ फटाफट से. ठीक है, ओके, तो फिर उसके बाद क्या होगा, अप टू
3 लाख मेरा कोई टैक्स नहीं है न्यू रिजाइम में। और न्यू रिजाइम में देखो टैक्स रेट्स कैसे चलते हैं, 3-3 लाख का गैप चलता है, ठीक है। 3 to 6 लाख, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, और फिर अबव 15। और उसमें ये रेट्स हैं 5, 10, 15, 20 और 30, 5-5 का गैप है, 3 लाख का वैसे इसमें गैप है। तो मेरा उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स आएगा वो बैठेगा मेरा 1,40,000 का। और ऑब्वियसली सेस तो इसमें भी लगेगा, मेरा टैक्स लगा 1,45,600 का न्यू रिजाइन में। आपने देखा जब मेरा एक पर्सन था जिसका 15 लाख रुपए का सैलरी था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो उसने अगर ओल्ड रिजाइम में जाता तो उसको 2,56,000 का टैक्स लग जाता, और न्यू रिजाइम में उसको 1,45,000। तो मोटा मोटा अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसको कितना पैसा बचा टैक्स के नाम पे? 1,11,000 रुपये मोटा मोटा उसका बच गया। तो ये सिनेरियो में हमने क्या कंक्लूजन निकाला, मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देती हूँ। कंक्लूजन में मैं क्या बोलूंगी कि एक पर्सन अगर उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपने सैलरी 15 लाख क्यों लिया, 14 लाख क्यों नहीं लिया, 13 लाख क्यों नहीं लिया, 16 लाख क्यों नहीं लिया? मैंने ये 15 लाख इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरे स्लैब रेट्स हैं वो न्यू रेजाइम में अबव 15 लाख 30% है, ठीक है, न्यू रेजाइम में, और ओल्ड रेजाइम में अबव 10 लाख है। तो यानी जब मेरा टाइम मेरी ओल्ड रेजाइम में भी 15 लाख हो जाएगा और उससे ऊपर की सैलरी पे, तो दोनों में रेट 30% लग रहा होगा ना। समझे मेरी बात? समझ में आ रही है? लाइक आई एम सेइंग इफ माय इनकम इज 16 lakhs इन हियर, ओके, इन ओल्ड रेजाइम, एंड 16 lakhs इन न्यू रेजाइम ऑल्सो, ठीक। तो मेरा जो ऊपर का 1 लाख हो गया उस पर तो इक्वल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा ना, चाहे ओल्ड रिजाइम हो चाहे न्यू रिजाइम। तो मेरा जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो टैक्स में, वो मेरा 15 लाख तक ही कर रहा है। उसके बाद तो मेरा इक्वल टैक्स रेट रहेगा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा ओल्ड और न्यू रिजाइम में। समझे? वो अलग बात है कि जब आपकी बहुत सारी इनकम हो जाएगी तो सरचार्ज और वो सब चीजें होंगी। पर अभी नॉर्मल सिनेरियो में ये बोलूंगी, कंक्लूजन ऐसा है कि अगर एक बंदा 15 लाख रुपए कमा रहा है और उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसको न्यू रिजाइम में जाना चाहिए। समझ में आ रही है? न्यू रिजाइम में जाएगा तो फायदा रहेगा, ओल्ड में तो नुकसान हो जाएगा अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है तो। इफ नो इन्वेस्टमेंट, गो विथ न्यू रिजाइम। समझे? ठीक है ना? अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अब आप मुझसे कहोगे कि अगर उसका इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, वो अगले वाले एग्जाम्पल्स, आगे वाले 3 और 4 में देखेंगे। अभी 1 और 2 दूसरे तरीके से बना रखे हैं मैंने, ठीक है। अब एक है बंदा जिसकी 7.5 लाख रुपए की सैलरी से इनकम है। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया कि यहाँ पे अगर बिजनेस इनकम हुआ तो क्या होगा? बिजनेस इनकम में क्या होगा कि आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा देते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये पीटी नहीं मिलेगा, और नॉर्मल सिनेरियो रहेगा। तो कितना टैक्स का सेविंग होगा? तो 1,17,000 का सेविंग हो रहा है, ठीक है। तो ज्यादा फर्क नहीं है अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बिजनेस इनकम है और ये सैलरी से नहीं है, ये बिजनेस इनकम है। तो मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन और पीटी किसको मिलता है? जो सैलरीड पर्सन है। तो अगर आप सैलरीड नहीं हो, आपका नॉर्मल बिजनेस से होता है और इंडिविजुअल हो, तो वो सब इससे ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। मैं अभी वापस चेंज कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज वेट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं इसको पॉज करना चाह रही हूँ रिकॉर्डिंग को। ओके, सो आई एम बैक, ठीक है। वो चार्जिंग पे लगाना था, मेरा बैटरी नहीं था, बंद हो जाता है ये। तो हम एग्जाम्पल 1 हमने देख लिया, ठीक है। एग्जाम्पल 2 इज एक पर्सन है जिसका 7.5 लाख रुपए का इनकम है, ठीक है। अ पर्सन अर्न 7.5 lakhs फ्रॉम सैलरी एंड ही हैज नो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या था? पर्सन अर्न्स 15 lakhs फ्रॉम सैलरी एंड हैज नो इन्वेस्टमेंट। नाउ इन दिस केस वी हैव अ पर्सन who is earning 7.5 lakhs from salary and he has no investment, ठीक। तो अब क्या होगा कि ओल्ड रिजाइम में 7.5 लाख रुपए का इनकम है, ठीक है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा मेरे को, सैलरी वाला बंदा है। 2400 का पीटी अगर डिडक्ट होता है उसका, यानी प्रोफेशनल टैक्स। तो उसका टीआई कितना हो गया? टोटल इनकम 6,97,000। अब टैक्स रेट्स लगेंगे आपको 2.5 लाख, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 से 5 लाख 5%, 20%, 30%। तो ये टैक्स लगा उसका 2.5 लाख पे। फिर बाकी की बची हुई इनकम, अब 5 लाख तो एग्जॉस्ट हो गया, अब बाकी की बची 1,97,600 पे उसका 20% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है।
तो ये टैक्स लगा और उसका टोटल टैक्स लग गया 52,000 का, और 4% सेस के हिसाब से 54,100 रुपए का टैक्स उसको देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नहीं करा है किसी भी केस में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो वो 1-2 रुपए का ठीक है चलेगा, 10-5 रुपए का। अब न्यू में क्या होगा, 7.5 लाख का है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, 7 लाख की उसकी इनकम हो जाएगी, और न्यू रिजाइम में कोई टैक्स नहीं लग रहा। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? तो जो न्यू रेजाइम है, निर्मला मैम ने क्या बोला कि अ पर्सन हु इज अर्निंग इनकम टिल 7 lakhs इज नॉट टैक्सेबल, यानी उसको टैक्स तो लगेगा ये न्यू रेट्स के अकॉर्डिंग जो ये न्यू वाले हैं, पर उसको रिबेट मिल जाएगा 87A का। तो मैंने बस प्रेजेंटेशन उस अकॉर्डिंग नहीं करी है, पर उसको कोई टैक्स नहीं देना 7 लाख वाले इनकम तक। 7 लाख वाली इनकम तक नहीं, 7 लाख तक की सैलरी तक उसको कोई टैक्स नहीं देना। मान लो उसकी 8 लाख है तो नॉर्मल स्लैब रेट शुरू हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यानी अगर कोई 7 लाख तक कमा रहा है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना न्यू रिजाइम में। तो इसमें भी क्या बेनिफिशियल हुआ मेरा, तो ओल्ड में तो 54,000 रुपये देना पड़ रहा है और न्यू में उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। तो मेरा कंक्लूजन क्या निकला, अगर कोई बंदा 7 लाख तक कमाता है तो उसे न्यू रिजाइम में ही जाना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन और, आप बोलते कि सैलरी से नहीं है बिजनेस से है, तो मैं इसको 0 कर देती, तब टैक्स लगना शुरू हो जाता उसका, तब मुझे ये रेट्स इसके अकॉर्डिंग लगता टैक्स। अच्छा ठीक है, न्यू रिजाइम में जो है मेरा 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, ये डिफरेंस है। ओल्ड में मेरा 2.5 तक नहीं लगता था और न्यू में मेरा 3 लाख तक नहीं है। तो यानी इस केस में मेरा फिर 3.5 लाख पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। कितना लगेगा, 3 से 6 लाख पे 15,000 और बाकी के बचे हुए 1.5 लाख पे 10%, यानी 15,000 इस पे लग गया। ठीक है, तो 30,000 लग जाएगा। और लग, चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं, लेट्स नॉट गो। तो मेरे पहले तो 3 लाख पे लगेगा 5%। ठीक, मैंने गलत फिगर ले लिया, 30,000 लिख दिया, सॉरी, ये लगा 3 लाख पे मेरा इतना लग गया। अब 6 से 9, तो अब मेरा कितना इनकम बचा, 7.5 में से 6 तो कवर हो गया, 1 2 3 4 5, और जल्दी से करते हैं, इस पे लग गया मेरा 10% का टैक्स। तो 15 इधर लगा, 15 इधर लगा, तो मेरा कितना लग गया, 30,000 लग गया। ठीक, और 4% का सेस लग के, तो भी मेरा किस में बेनिफिट आ रहा है, न्यू रेजाइम में आ रहा है। 31,200 रुपये पे करना पड़ता, और ओल्ड में मेरे को 54,100 रुपये। तो यानी कंक्लूजन क्या निकला, तो भी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो न्यू रेजाइम में ही जाओ, ओल्ड में मत जाना। ठीक है, अब आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, चाहे आपकी बिजनेस इनकम हो तो भी बता दिया मैंने, और सैलरीड हो तो बता ही दिया। ठीक, अब दूसरा, ये 2 सिनारियो तो हमने देख लिए, अब थर्ड सिनारियो देखते हैं। अब एक बार छोटा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या मैंने पढ़ाया। आप एक बंदे हो जिसकी 15 लाख रुपए की सैलरी से इनकम है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये ओल्ड रिजाइम में आपको कितना टैक्स लग रहा था, सिंपल था, 2,56,000 रुपए, और न्यू रिजाइम में 1,45,000 रुपए। याद रखना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी। ठीक है, और अगर बिजनेस से होते तो ये दोनों डिडक्शन हट जाती, इधर से भी और इधर से भी, तो ये अपने आप चेंज हो जाता नीचे वाला। ठीक है, तो चेंज कर दिया। अब एक है 7.5 लाख का बंदा जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो भी किस में फायदा आ रहा है, न्यू रेजाइम में फायदा आ रहा है, चाहे सैलरी से हो चाहे बिजनेस से हो। ठीक, ये हो गया। अब मेरी जो केस आ जाते हैं वो थोड़े अलग आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लिखा नहीं है, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 रहेगा। समझ में आ रहा है अभी तक, आ रहे नहीं आ रहा है, बोलो। अरे तुम तो बता ही नहीं रहे हो यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद से ही समझ लेती हूँ कि तुम्हें आ रहा है, मैं इतना अच्छा बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, जोक्स अपार्ट। अब सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ था इट्स एग्जाम्पल 3 एंड इट्स एग्जाम्पल 4। ठीक है, चलो अभी ये क्या लिखा है ये मैं बाद में बताऊंगी क्या लिखा है मैंने, जैसे कि टाइम हमें बाद में लगाना पड़े, अभी इधर लगा दिया मैंने पहले से ही। ठीक है, प्रोएक्टिव, आई एम प्रोएक्टिव के। एग्जाम्पल 3, ओके। अभी ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो my next example is a person earns income 15 lakhs from salary and he has investment.
इन्वेस्टमेंट करता है मतलब वो एटीसी, एटीडी और वो सब की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सब करता है। एक बंदा है, उसकी सैलरी 15 लाख रुपए है, तो उसका कैसा टैक्स रेट रहेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50 हजार का, पीटी का लगेगा 2400 रुपये। अब एचआरए मैंने कैसे लिया 1,70,000? मैं कैसा मानती हूँ कि जिसकी भी बंदे की सैलरी 50 लाख या कोई भी प्रोपोर्शन होता है, उसका कैसा रहता है ना, लगभग बेसिक सैलरी के नाम पे 45% का होता है, उससे आधा एचआरए होता है और बाकी के अदर अलाउंसेस मिलते हैं। मैंने समझ में नहीं आया ना, 15 लाख रुपए की सैलरी है बंदे की, तो मैं बोल रही हूँ ब्रेकअप जो होगा ना उसका, आप अगर अपनी सैलरी स्लिप देखना, उसमें क्या ब्रेकअप होगा? बेसिक का होता है, ठीक है, फिर एचआरए होता है, किसी में एलटीए होता है, किसी में स्पेशल अलाउंस होता है। तो मैंने एक एजम्पशन लिया है कि बेसिक में 45% होता है, इसका 45% रहता है, फिर हमेशा एचआरए आप देखना इसका आधा ही रहता है, ठीक है। बाकी का मान लो एचआरए 10% हुआ और किसी में होता भी नहीं है, ठीक है। अब बाकी का बचा हुआ बैलेंसेस में होगा, स्पेशल अलाउंसेस में, ठीक है। 3,37,500। तो मैंने क्या लिया, एक बंदा है 15 लाख रुपए की सैलरी है, उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार है, प्रोफेशनल टैक्स 2400 का है, एचआरए 1,70,000 है। कैसे? मैंने ये माना कि ये जो 15 लाख है उसका 45% जो है बेसिक सैलरी होगा, और एचआरए का रूल क्या होता है? बेसिक सैलरी, एचआरए रिसीव, यहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेट करा है, एचआरए रिसीव, तो 45% तो एचआरए है और उसका आधा होगा एचआरए, क्योंकि 45% बेसिक सैलरी है तो एचआरए उसका हमेशा आधा होगा। तो यानी मैं ऐसा समझ रही हूँ कि मुझे जो एचआरए मिल रहा होगा 15 लाख के ब्रेकअप में, वो 3,37,500 मिल रहा होगा सालाना, ईयरली। ओके, फिर बेसिक सैलरी क्या होगी मेरी? 45%, और उसका डिडक्शन कितना मिलता है एचआरए के रूल में? या तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी 40% ऑफ बेसिक सैलरी, और एक तीसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। मैंने ये माना एक बंदा है वो 20,000 रुपये रेंट देता है, आप बोलोगे कि अगर आप रेंट पे नहीं करते हो तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा। ये तभी आएगा जब आप एचआरए रेंट वाले घर में रहते हो। रेंट पे, यू आर पेइंग रेंट, ठीक है। इफ यू आर नॉट पेइंग रेंट तो यू विल नॉट गेट दिस डिडक्शन। फिर एटीसी में मान लिया मैंने उसका 1,50,000 रुपए का पूरा हो गया, ज्यादा भी कर रहा होगा तो क्या मिलेगा? तो 1,50,000 ही ना। और फिर एटीसीसीडी वो जो पेंशन वाला होता है वो 50,000 कर दिया, मेडिकल का 25,000 मिल गया। अब मेरी जो इनकम बन जाएगी वो 10,52,600 रुपये बन जाएगी, ठीक। अब इस पे जब मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगी तो मेरा आ रहा है 1,28,280, और सेस लग के 1,33,000 बन गया, ठीक। अब न्यू रेजाइम में होता तो क्या होता? अब 15 लाख की सैलरी है मेरी और 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, नहीं 14,50,000 की, मुझे कोई डिडक्शन थोड़ी मिलते हैं न्यू रेजाइम में, एटीडी, एटीसीसीडी, एचआरए, ये कुछ भी नहीं मिलता है मुझे। तो मुझे टैक्स जो देना है वो 14,50,000 पे देना है। अब मैंने टैक्स जब कैलकुलेट किया तो मेरा टैक्स आया 1,45,600 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है टैक्स ज्यादा लग रहा है न्यू रिजाइन में 12,000 से। बट ध्यान रखना, ये केस टू केस डिपेंड करेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स पूरी हो रही है, इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन रेंट, ये आपका जीरो हो जाएगा। तब देखो आपका कितना टैक्स हो जाएगा, तब आपका ओल्ड में ज्यादा आ जाएगा, न्यू में कम आएगा। तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो जाएगी? न्यू रिजाइन। और मान लो आप एचआरए तो करते हो लेकिन एटीसी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है आपकी, बट मैं ऐसा मानती हूँ चलो पीएफ तो सबका ही कटता है, तो मान लेते हैं 70,000 रुपये मेरा पीएफ कट रहा होगा मोटा मोटा, तो मेरे को क्या बेनिफिशियल है? तब भी मेरे को न्यू रेजाइम ही बेनिफिशियल है। तो मैं मोटा मोटा अगर ये तो छोटी छोटी वैल्यू है, एटीसीसीडी और एटीडी, ठीक है। तो मैं इसमें ये कंक्लूजन निकालती हूँ, अगर कोई बंदा 15 लाख की सैलरी है और उसकी इन्वेस्टमेंट है भी, ठीक है, यहाँ चलो 1,50,000 कर देते हैं, उसने पूरी कर दी, पर वो अपने घर में रहता है, उसका कोई रेंट पे ही नहीं होता, तो रेंट पेड तो मेरा जीरो हो गया ना। यहाँ पे जो डिडक्शन मिलती है वो एचआरए रिसीव की मिलती है, फिर होती है 40% ऑफ सैलरी, और फिर आती है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। इन तीनों में से जो भी लोअर होता है वो मिल जाता है। अब रेंट पेड तो मेरा जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन जीरो, नो एचआरए, गेटिंग। और मेरी जब एचआरए नहीं मिला तो मेरा टैक्स ज्यादा आ गया, करेक्ट।
सो मैं इसमें क्या कंक्लूजन निकालूंगी? कंक्लूजन, इफ आई स्टे इन माई होम, गो विथ न्यू रिजाइम, ठीक है, मोटा मोटा, और you don't have investment for 80C, तो भी न्यू में जाओ, अदरवाइज ओल्ड रिजाइम में चले जाओ, ठीक है। बाकी केस टू केस डिपेंड करेगा, बट आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया हो आपको, मैंने क्या समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं, फिर एक बार समरी में देखेंगे क्या मैंने समझाया। एक पर्सन है जिसका 7.5 लाख रुपए का इनकम है और उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 7.5 लाख का है, 50,000 सैलरी से है तो डिडक्शन मिल जाएगा, 2400 का वो पीटी मिल जाएगा। फिर अब उसे एचआरए को 1,70,000 तो मिलेगा नहीं, जिस बंदे की सैलरी 7.5 लाख है, तो उसकी अब उसकी रेंट पेइंग कैपेसिटी भी तो कम होगी, वो 1,70,000 का रेंट थोड़ी पे कर देगा। तो मैंने समझा कि उसने 70,000 का उस डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और मान लो 1 लाख का उसने 80C भी कर दिया, 20,000 का 80CCD कर दिया, 80D प्रीमियम मेडिकल वाला जो है 15,000 का कर दिया, 4,92,600 रुपीज उसकी इनकम हो गई और नील हो गया। 5 लाख से नीचे टैक्स ही नहीं लगता ओल्ड में। अब न्यू में क्या होगा? 7.5 लाख की इनकम है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला, 7 लाख हुई, तो भी उसको कोई टैक्स नहीं पे करना, ठीक है ना, क्योंकि 7 लाख तो न्यू रेजाइम में कोई, तो कोई भी चूज कर लो, कुछ फायदा नहीं है। और फिर भी मैं पता है क्या सजेस्ट करूंगी, तुम न्यू रेजाइम चूज करो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के प्रूफ और वो सब की दिक्कत रहेगी कि दिखाओ वो सब करो। और जब आपको न्यू, और एक और बात, जब आपको न्यू में कोई टैक्स देना ही नहीं है तो आप वाई यू आर इन्वेस्टिंग, आपकी कैश लिक्विडिटी कम हो जाएगी उस केस में। आपको वैसे मेडिकल वगैरह करना है तो ठीक है, बट टैक्स सेव के लिए जो 80C में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है वो जरूरत नहीं है, ओल्ड एज में मत करो उसको, अपनी कैश लिक्विडिटी मेंटेन करो, तो 7 लाख में मत करो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये मेरा कंक्लूजन रहेगा। अब एक बार समझे वापस मैंने क्या बोला? एक बंदा है जिसके पास इन्वेस्टमेंट थी और सैलरी थी, अच्छा एक सिनेरियो और देख लेते हैं कि वो सैलरी से नहीं थी, बिजनेस इनकम थी और फिर भी उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये जीरो कर देते हैं हम। उसको एचआरए भी नहीं मिलेगा, अदर इनकम मिलेगी, तो क्या फायदा हो रहा है? इधर से हटा देते हैं, तो क्या फायदा हो रहा है? तो न्यू रेजाइम में ही फायदा हो रहा है। तो मोटा मोटा, अगर आप पे खूब सारी इन्वेस्टमेंट है, क्रक्स क्या निकल रहा है? अगर आपके पास पूरी इन्वेस्टमेंट है, आप रेंट पे रहते हो, सैलरी पर्सन हो, और तो आपको फायदा है ओल्ड में, नहीं तो कोई फायदा नहीं आएगा आपको ओल्ड में, न्यू में ही फायदा आएगा, ठीक है। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, 16 लाख क्यों नहीं ली, 17 लाख क्यों नहीं ली, सेम क्वेश्चन। 15 लाख के बाद दोनों में टैक्स में कोई चेंज नहीं है। अगर मेरी इनकम यहाँ पे 16 लाख है, तो 15 लाख से ऊपर दोनों में 30% ही टैक्स रेट लग रहा है, तो आई एम नॉट सेविंग एनीथिंग, ठीक है। न्यू और ओल्ड में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे आप। जो टैक्स सेविंग होगी मेरी वो 15 लाख तक की इनकम तक होगी, उसके बाद नहीं होगी, ठीक है। सो ये थे मेरे एग्जाम्पल्स, और अगर कुछ और डाउट रह जाता है, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स थे मैंने जो आपको बताए। और अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट रहता है तो आप मुझे कॉल और मेल कर सकते हो, मैं अपनी आईडी कमेंट सेक्शन में भेज दूंगी, ठीक है, टाइप करके, आई मीन पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। आप मुझे वहां पे क्वेरीज भेज सकते हो अपनी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे क्वेश्चंस भेजोगे, क्वेरीज भेजोगे। मैंने खुद मेहनत करी है इसको पढ़ने में और कंक्लूजन निकालने में। मैंने बहुत ट्राई करा कि आई ट्राइड कि वो बहुत शॉर्ट में आपको समझ में आ जाए, ज्यादा टाइम ना लगे। आई डोंट नो कितने मिनट्स की है और कितने टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, बट पूरा पार्ट कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये बहुत ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि हम ओल्ड में जाएं या न्यू में जाएं, विच वन इज बेनिफिशियल। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं भी हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है।
शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी सैलरीड इनकम पर्सन है या बिजनेस इनकम पर्सन है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो वो आपको शायद ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और एक और चीज है, जो अगर आप इनकम टैक्स की जब रिटर्न फाइल करने लगोगे, तो न्यू रेजाइम इज लाइक बाय डिफॉल्ट। अगर आपको ओल्ड में फाइल करनी है रिटर्न, तो आपको आई मीन ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? So take care. Thank you so much for watching me. Bye bye.